हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने शो प्लेटफॉर्म पे बिफोर यूपीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट। सतनेश कुमार गे। जैसा कि आप सभी को पता है, केबीसी फॉर्मेट पे अपनी क्विज चल रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार और नॉलेजेबल। तो आपसे हमेशा की तरह वही दो रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले पर्यावरण, परिवार और स्वास्थ्य, इन तीनों का ध्यान रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप ईमानदारी के साथ इस क्विज के जवाब देंगे। इसमें जो पैसे आपको बताए गए हैं वो पूरी तरह से सांकेतिक है, फिर भी अगर आप बिल्कुल सही सही जवाब देते हैं, बिल्कुल सटीक लाइव सेशन में, तो हमारे तरफ से आपके लिए कुछ ना कुछ एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है। और ये है आपका एपिसोड नंबर 13। इसमें कुछ नए सवाल आपके बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा ये एपिसोड स्पेशली मैंने इस विषय पे डाला है कि जो पिछले 12 एपिसोड हुए हैं, उन 12 एपिसोड में बहुत सारे आपको प्रश्न करवाए गए हैं, साथ ही साथ बहुत सारे एडिशनल नॉलेज भी दिए गए हैं। तो आप उस नॉलेज पे कितने फोकस रहते हैं, इसलिए इस 13वें एपिसोड में मैंने आपको बहुत सारे नए प्रश्न ना दे करके उन्हीं प्रश्नों में से, या जो एडिशनल नॉलेज मैंने दी है उसमें से ही मैंने सवाल बनाए हैं। तो चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आपका फर्स्ट सवाल ये रहा 500 रुपये के लिए। बहुत ही इजी पीजी वाला सवाल है। और सवाल है ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रीक्वेंट मोशन, आवर्ती गति। ठीक है। गति के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्लास 6-7 में पढ़ना है आपको गति के बारे में। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा एक फ्रीक्वेंट मोशन नहीं है, आवर्ती गति नहीं है। ठीक है। आवर्ती गति किसको बोलते हैं, अगर आप समझ जाओगे तो आप आसानी से एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। कौन सा नहीं है, नहीं वाले को चूज करना है। आपके ऑप्शन है बाइक इन ए सर्कुलर पाथ, यानी गोलाकार रास्ते पे कोई गाड़ी चल रही है। ठीक है, जैसे आप मौत का कुआं में देखते हो सर्कस में। तो पहला ऑप्शन है कि कोई गाड़ी चल रही है गोलाकार रास्ते पे। दूसरा बोल रहा है कि बुलेट हिट बाई गन, बंदूक से जब आप गोली छोड़ते हो तो इस गोली की गति की बात कर रहा है। तीसरा बोल रहा है पेंडुलम ऑफ द बॉल क्लॉक, जो दीवार घड़ी में देखते हो नीचे एक लोलक यानी पेंडुलम लटकता रहता है, तो उस पेंडुलम की गति की बात कर रहा है जो इस तरह से होते रहता है। और चौथा बोल रहा है कि मूवमेंट ऑफ अर्थ, धरती जो घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ या फिर अपने अक्ष पे जो घूमती है। इन चारों में से कौन सा फ्रीक्वेंट मोशन नहीं है, आवर्ती गति नहीं है। ठीक है। जल्दी से इस सवाल का जवाब देंगे। आज आपको बहुत टफ सवाल नहीं देखने को मिलेंगे, बट हाँ, कुछ ऐसे सवाल जरूर देखने को मिलेंगे जिसके बारे में चर्चाएं पहले हो चुकी हैं। समय समाप्त हुआ दोस्तों, और जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। आपका सही जवाब होगा, ये होगा आपका बुलेट हिट बाय द गन। जो आपका बुलेट हिट बाय गन है, यानी जो गोली है हमेशा वो बिल्कुल सीधी रेखा में जाती है। जब आप छोड़ते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। ठीक है, बिल्कुल सामने जाएगा, वो अपना रास्ता भटकता नहीं है, तो इसके कारण वो वापस अपनी जगह पे नहीं आता। जबकि फ्रीक्वेंट मोशन किसको बोलते हैं, कि जैसे आपने यहाँ से चलना शुरू किया, अगर आप इसको पूरा घूमने के बाद वापस यहाँ आ रहे हो तो ये फ्रीक्वेंट मोशन है। या फिर अगर आप हिल रहे हो आगे पीछे इस तरह से, या फिर ऊपर नीचे इस तरफ से, तो आप एक समय के बाद आप वापस इस जगह पे आ जाओगे, तो इसको बोलेंगे आवृत्ति गति। जबकि अगर आप गोली छोड़ते हो बंदूक से, तो वो बिल्कुल सीधे ऐसे निकल जाएगी, वो वापस कभी यहाँ पर लौट के नहीं आएगी। इसलिए बोलता है कि जो बुलेट हिट बाई गन्स है, ये क्या है, ये लीनियर मोशन है, रैखिक गति है। बाकी जो तीन है आपके, जो बाइक आपके मौत के कुएं में जो बाइक घूमती है, वो बिल्कुल गोलाकार ऐसे घूमती है। ठीक है। पेंडुलम भी देखो तो इस तरह से घूमता है, तो वो भी एक समय के बाद वापस आएगा। और जो मूवमेंट ऑफ अर्थ है, पृथ्वी भी घूमती है इस तरह से, तो वो भी एक समय के बाद अपनी जगह पे आती है। तो इसलिए पहले सवाल का जवाब होगा बुलेट हिट बाई गन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 100 रुपये के सांकेतिक सवाल आपके लिए ये रहा कि व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग लोकल इलेक्शन। आप सभी को ये तो पता है कि चलिए वोट देने की उम्र आपकी न्यूनतम सीमा है आपका 18 साल। लेकिन आपका सवाल ये है कि लोकल लेवल पे, चाहे आप मुखिया हो, वार्ड हो, पंच हो, सरपंच हो, वार्ड पार्षद हो, मेयर हो, जो भी आपके लोकल चुनाव है, चाहे वो पंचायती राज के हों, चाहे वो आपके नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के हों, तो बोलता है कि जो लोकल इलेक्शन है उसके में चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। वोट देने के लिए तो आपको पता 18 साल है, लेकिन मिनिमम एज बताइए जो लोकल इलेक्शन के लिए चाहिए। आपके ऑप्शन है 24 साल, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 30 वर्ष। इन चारों में से कौन से वो ऑप्शन है जो आपको कम से कम चाहिए होते हैं
आपके लोकल लेवल पे इलेक्शन लड़ने के लिए। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और मैं समय को समाप्त करने वाला हूं दोस्तों। बिल्कुल जल्दी जल्दी करते चलेंगे और ईमानदारी के साथ। ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। गलत हो जाए कोई बात नहीं, हम लोग गलतियों से ही सीखते हैं। हर उम्र में इंसान से गलतियां होती रहती हैं। चलिए, समय समाप्त हुआ और आपका सही जवाब है दोस्तों, वो है आपका 21 वर्ष। 21 वर्ष जो भी पंचायती लेवल के चुनाव है, चाहे वो आपके वार्ड के हों, पंच के हों, मुखिया के हों, सरपंच के हों, पंचायत समिति के हों या जिला परिषद के हों, उस चुनाव को लड़ने के लिए आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। जो विधानसभा या जो लोकसभा है जिसमें आप विधायक बनते हैं, विधानसभा या लोकसभा के लिए, उसके लिए कम से कम आयु चाहिए 25 वर्ष। और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए याद रखिएगा, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष और लोकल इलेक्शन के लिए आपका चाहिए 21 वर्ष। 24 साल किसी के लिए नीड नहीं होता दोस्तों, 35 वर्ष चाहिए होता है आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। याद रखिएगा, चारों की उम्र सीमा मैंने आपको बता दी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका 2000 के सांकेतिक रुपये के लिए आपका सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैज कंट्रोल ऑन सिल्क रोड। अब देखिए, अब आपके वो सवाल आएंगे जो मैंने किसी न किसी वीडियो में आपसे डिस्कस किया है। भले ही ये डायरेक्ट सवाल आपसे मैंने नहीं पूछा था, बट हाँ, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता रखा है डिस्कशन में। 15 सवाल आते जरूर है, बट डिस्कशन के दौरान वो 50 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बोला जा रहा है इसमें से कौन सा वो डायनेस्टी है, कौन सा वंश है जो सिल्क मार्ग, जो चीन और बाकी जो मध्य एशिया का रूट था, रेशम मार्ग जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो कौन से डायनेस्टी, कौन सा राजवंश इस रेशम मार्ग पे नियंत्रण रखता था, कंट्रोल करता था। आपके ऑप्शन है कुषाण वंश, कौरव वंश, शाक्य वंश या शक भी बोलते हैं इनको, शक वंश और ग्रीक वंश यानी यूनानी। कुषाण, कौरव, शक या यूनानी ग्रीक्स। आप बताइए इन चारों में से वो कौन से राजवंश हैं जो रेशम मार्ग को नियंत्रित करता था। और प्राचीन काल में ये वो मार्ग है जिससे लोग जो है ना चीन से रेशम खरीद करके यूरोप और अरब के बाजारों में बेचते थे। तो जिसका भी इस रास्ते पे कब्जा था वो बहुत ही ज़्यादा इससे पैसे कमाता था। चलिए जल्दी से बताएंगे आप अपने जवाब कि कौन सा वो राजवंश था जो सिल्क मार्ग पे कंट्रोल करता था। ये सवाल पहले डिस्कस हो चुका है और आज का ये पूरा एपिसोड लगभग इसी तरह से गुजरेगा। इसमें ऐसे सवाल आपको ज़्यादातर दिखेंगे जो डिस्कस हो चुके हैं। चलिए समय समाप्त हुआ और इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश, जिसका राजा जो है बहुत सारे थे, आपके कुछ फेल्ड भी थे, लेकिन इसका सबसे जो मेन राजा था वो था कनिष्क, जिसके समय में आपको मैंने बताया था कि चौथी बौद्ध संगति हुई थी, जिसके समय आपका बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, जिसके समय गांधार कला और मथुरा मूर्ति कला का विकास हुआ था, जिसके समय आप देखोगे कि रेशम मार्ग पे नियंत्रण था और जिसने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। साथ ही साथ यही वो वंश है जिसने अपने पूर्वजों की पूजा करना भी सिखाया था। तो इसके बारे में पहले भी डिस्कस हो चुकी है। सही जवाब होगा कुषाण वंश और इसका सबसे प्रतापी राजा था आपका कनिष्क। बाकी आपके कौरव वगैरह ये सब आपके इस सवाल के सही जवाब नहीं है। चलिए नोट करते जाइएगा दोस्तों। और आज का चौथा सवाल आपका फिर से जो मैंने डिस्कस कर रखा है उसी में से एक सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय विशाख दत्त। मैंने कल परसों की वीडियो में ही बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मैंने इसको डाला भी है कि इसमें से कौन सी वो पुस्तक है जो विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी। हिंट मैं आपको दे दूं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का पुस्तक है। आपके ऑप्शन है प्रियदर्शी या प्रियदर्शी भी इसको बोलते हैं, रत्नावली, पृथ्वीराज रासो और मुद्रा राक्षस। इन चारों में से वह कौन सी पुस्तक है जो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, जिसमें मैंने बोला था कि एक वैश्या और एक वणिक की प्रेम कहानी है दोस्तों। चलिए आपको जल्दी से बताना है कि कौन सी पुस्तक विशाख दत्त के द्वारा है। आज एक तरह से समझ लो आपका ये रिवीजन एपिसोड है जिसमें सारी चीज़ों का रिवीजन कराया जाएगा और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप नोट्स करते चलेंगे। समय समाप्त हुआ। चलिए जल्दी से बताइए विशाख दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी है। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं और इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि ये जो है विशाख दत्त ने लिखा है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय की है, जिसमें एक वणिक यानी एक व्यापारी और एक वैश्या, वैश्या आप समझते हो जो या तो देह व्यापार करती है, अपने देह दूसरे को सौंपती है या फिर नृत्य के द्वारा पैसे इकट्ठा करती है। इन दोनों को वैसे ही बोला जाता था प्राचीन काल में। कहीं कहीं पर आप देखोगे कि बहुत प्राचीन इतिहास में जब जाओगे
तो इनको एक नगर बधू का टाइटल दिया जाता था। नगर बधू यानी जो सबसे सुंदर, जो उस पूरे नगर की कन्याएं होती थी, जो हर गुण में माहिर होती थी, उनको नगर बधू भी बोलते थे। खैर, नगर बधू या फिर एक सम्मानजनक पोस्ट है, जबकि जो वैश्या है वो मेनली आपका एक सामाजिक रूप से आपका असहनशील पोस्ट है। खैर, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी, जिसमें आपको इस चीज के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए, आपको अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5000 का सांकेतिक सवाल। फिर से ये एक करंट अफेयर का सवाल है जो मुझे लगा कि मैं पूछना चाहिए था कि अभी आपका देखिए 26 जनवरी आने वाला है 2024। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना कमेंट सेक्शन में कि जो 26 जनवरी है 2024 का, ये भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस है। ठीक है, 1950 में आपने संविधान को लागू किया है, तो आप जोड़िए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि जो 26 जनवरी 2024 है ये कैमा गणतंत्र दिवस है। ठीक है, और दूसरा आपका मेन सवाल जो अब ये आया कि हर साल 26 जनवरी को हम किसी दूसरे देश के हेड को आमंत्रित करते हैं। जैसे पिछली बार जो आप देखिए तो मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। ठीक है, अब बताया जा रहा आपसे सवाल ये है कि इस बार के 26 जनवरी के चीफ गेस्ट कौन है, मुख्य अतिथि कौन है। आपके ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, जो ऋषि सुनक है, जो भारत मूल के ही हैं, हमारे भारत के दामाद हुए एक तरह से, तो क्या हम इनको बुलाएंगे। तीसरा है आपके इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, भारत के काफ़ी अच्छे दोस्त भी है, तो क्या इनको बुलाया जाएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति को। और फिर बोला जा रहा है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जो कि अभी आपके कौन है भाई, जो बाइडन। तो जो बाइडन जो कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के आपके राष्ट्रपति हुए, क्या इनको बुलाएंगे। इन चारों में वो कौन से व्यक्तित्व हैं, कौन से व्यक्ति हैं जो 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। जल्दी से आप अपनी जवाब कमेंट सेक्शन में दर्ज करेंगे और हम लोग समय को समाप्त कर रहे हैं और आंसर की तरफ बढ़ेंगे। आपका आंसर रहा दोस्तों, यह है आपका प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति को हम लोगों ने इस बार बुलाया है और जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। अभी वर्तमान समय में देखोगे तो एक फ्रांस जो है भारत का एक सच्चा साथी है दोस्तों, चाहे वो डिफेंस पार्टनरशिप की बात हो, चाहे हिंद महासागर में चीन के खिलाफ युगलबंदी की बात हो, चाहे वो आपका संयुक्त राष्ट्र में आपकी दोस्ती की बात हो, हर मुद्दे पे, इनफैक्ट सोलर रिलायंस की बात हो, ऊर्जा की बात हो, हर क्षेत्र में फ्रांस आपका सबसे बड़ा भागीदार है। इसीलिए देखिए हम लोगों ने जो कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले जो राफेल भी खरीदा है वो हमने फ्रांस से ही खरीदा है, जबकि उस समय भी अमेरिका और रूस सब ने हमें ऑफर किया था, बट हमने सबको छोड़ के फ्रांस को खरीदा। फ्रांस के जो रॉकेट था, फ्रांस का राफेल था उसको। तो फ्रांस से अपनी दोस्ती बहुत ही अच्छी है। आज़ादी से पहले भी देखिएगा तो फ्रांस भी भारत में क्या कुछ हिस्सों पे अपना कब्जा जमाया था। ठीक है, तो आज इस बार के मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। नाम भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से हिंट वाला सवाल 10,000 रुपये के लिए, और हिंट ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बोल रहा है कि ये जो राज्य है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बीबी का मकबरा। बीबी का एक मकबरा, एक समझिए कि जेरोक्स है ताजमहल का। ताजमहल को फिर से बनाने की कोशिश की थी बट बन नहीं पाया। ये मेनली आपको मिलेगा बीबी का मकबरा औरंगाबाद जिले में। ठीक है, साथ ही साथ इस राज्य में और क्या देखने को मिलेगा, तो अजंता की गुफा देखने को मिलेगी, एलोरा की गुफाएं भी मिलेगी। तो 3 हिंट तो आपके पहले वाले में ही है कि इस राज्य में आपको बीबी का मकबरा मिलेगा, यानी मिनी या समझ लो कि जेरोक्स ताजमहल, नकली ताजमहल बोल लो। अजंता की गुफाएं मिलेगी, एलोरा की गुफाएं मिलेगी। ये पहला हिंट था। दूसरा बोल रहा है कि ये जो राज्य है ये अपनी सीमा साझा करता है अरब सागर के साथ और गुजरात के साथ, यानी इन दोनों के साथ तो कन्फर्म साझा करता है, और किसी के साथ करे ना करे। ठीक है, तो अरब सागर और गुजरात से इस राज्य की सीमा साझा होती है। तीसरा बोल रहा है कि गणेश पूजा इज द मेन फेस्टिवल। गणेश उत्सव जो है वो यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है आपका गणपति उत्सव। और फिर बोल रहा है कि इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी बोलता है कि उत्तर प्रदेश के बाद ये भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। तो फिर से हिंट समझिएगा, इस राज्य में आपको बीबी का मकबरा, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफाएं मिल जाएगी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कभी आंसर जानने के बाद कि आपसे पूछ लिया जाता है कि एलोरा की गुफा किस राज्य में है, तो जो आपको आंसर पता चलेगा आप इन सारी चीज़ों को नोट करते जाएंगे। फिर बोल रहा है कि इस राज्य की सीमा जो है अरब सागर और गुजरात से साझा होती है। तीसरा, इस राज्य में गणेश पूजा जो है मुख्य त्यौहार है।
और उत्तर प्रदेश के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे कि इन चारों में से वो कौन सा राज्य है जो इन सभी खूबियों से लैस है। चलिए, समय समाप्त हुआ और जल्दी से आंसर की तरफ बढ़ेंगे और आपका सही जवाब होगा दोस्तों, वो है आपका, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश लिखा गया, बट ये गलत है। ये हमारे साइड से मिस्टेक हुआ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, वो होगा आपका महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये सारी जो खूबियाँ हैं ये आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ही आपको देखने को मिलेगा बीबी का मकबरा औरंगाबाद जिले में, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। अरब सागर से इसकी सीमा साझा भी होती है। गुजरात से, गुजरात जो है आपका महाराष्ट्र से ही अलग हुआ है। गणेश पूजा, गणपति बप्पा जो है यहाँ की सबसे मेन पूजा है, जो हमारे तिलक जी ने ही शुरू की थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने ही इस पूजा को भी शुरू किया, तो वो भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के बाद ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, ये याद रखिएगा। ये सारी खूबियाँ मध्य प्रदेश की नहीं, यहाँ पर बाई मिस्टेक मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों, तो इसको कट कर लीजिएगा। सही जवाब होगा आपका महाराष्ट्र। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और बिल्कुल सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर करते जाएंगे और साथ ही साथ नोट करते जाएंगे। एक योजना है दोस्तों जिसका नाम है पीएम पोषण। पीएम पोषण अभियान या पीएम पोषण योजना जो है कौन से मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? आपको ये बताना है कि पीएम पोषण अभियान या पीएम पोषण योजना किस मंत्रालय का है। आपके ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री यानी यातायात मंत्रालय, रोड रेल ऐसा जुड़ा हुआ कुछ, एजुकेशन मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय, फिनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय पैसा कौड़ी वाला जो आपका मिनिस्ट्री है, और फिर बोल रहा है कि वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री महिला और बाल विकास। इन चारों में से वो कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा मंत्रालय है जिससे जुड़ा हुआ है सरकार का ये स्कीम पीएम पोषण। ठीक है, पोषण तो समझ रहे हो, तो आपको बताना है कि पीएम पोषण जो है किस मंत्रालय से संबंधित है। ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, फिनेंस और वुमेन एंड चाइल्ड महिला और बाल विकास, शिक्षा, वित्त मंत्रालय यानी पैसे वाले मंत्रालय, और ट्रांसपोर्ट यानी यातायात। जल्दी से आप अपने जवाब देंगे, समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ और बिल्कुल ईमानदारी के साथ देना है, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं। चलिए, आपका सही जवाब होगा यहाँ पर, वो है आपका वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री महिला और बाल विकास जो मंत्रालय है, जो कि मेनली महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को देखता है, उनका विकास सही ढंग से हो, उनका मानसिक और शरीर जो है पूरे स्वस्थ रूप से विकसित हो। इसके लिए सरकार जो है इस मिनिस्ट्री को बनाया है, जिसमें जन्म से लेकर के 18 साल तक के बच्चे जो है मेनली ये फोकस करती है अर्ली चाइल्ड यानी 0 से 6 साल के बच्चों पे, जिसमें आप देखोगे आंगनबाड़ी मेन है। लेकिन जो स्कूलों में भी अगर आप जो देखते हो ना मिड डे मील, तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चों के शारीरिक विकास के लिए जुड़ा हुआ है। इसलिए स्कूलों में भी जो पहले मध्याह्न भोजन था, एमडीएम जिसको बोलते हैं मिड डे मील, उसको ख़त्म करके यहाँ पर अब पीएम पोषण योजना ही आ गया है, और एमडीएम को आपके पोषण वाले में ही मर्ज कर दिया गया है, सबस्यूम कर दिया गया है। तो ये जो योजना है ये किसके अंतर्गत है? वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल आपका, कल मैंने डिस्कस किया है एनडब्ल्यू के बारे में, नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग। तो आपको बताना है कि 1620 किलोमीटर जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है, ध्यान से सुनिएगा, राजमार्ग नहीं जल मार्ग की बात हो रही है। 1620 किलोमीटर जो कि भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है, जिसका नाम है नेशनल वाटरवे 1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। आपको बताना ये किस नदी पे है। बहुत ही इजी सवाल है, मैंने जानबूझ के इसको बस याद रखने पर्पज से दिया है, और इसकी लंबाई हो सके तो आप नोट कर लेंगे। 1620 किलोमीटर सबसे लंबा है जितना भी आपका राष्ट्रीय जलमार्ग है। आपके ऑप्शन है कौन सी नदी है, तो उसमें आपका ऑप्शन है यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा और कावेरी। इन चारों में आपको बताना है कि आपके NW1 जो कि आपका है 1620 किलोमीटर का सबसे लंबा, वो किस नदी पे है। चलिए जल्दी से आप अपने जवाब दीजिएगा, मैं समय को समाप्त कर रहा हूँ और चलते हैं अपने आंसर की ओर। आपका सही जवाब होगा यहाँ पर दोस्तों, वो है आपका गंगा। गंगा जो है उस पर आपका नेशनल वाटरवे 1 है, जो हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल से लेकर के आपको देखने को मिलेगा। पहले ये वाराणसी तक था, इनफैक्ट उससे पहले ये प्रयागराज तक था, लेकिन प्रयागराज और वाराणसी के बीच में जो जल की गहराई है वो उतनी नहीं होने के कारण फिलहाल जो है ये वाराणसी तक ही ऑपरेट होता है। भविष्य में इसको प्रयागराज तक करने की योजना है, बट वर्तमान समय में ये हल्दिया से वाराणसी तक ही चलता है। और 1620 किलोमीटर का ये आपका पूरा स्ट्रेच है, और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। याद रखिएगा, गंगा और इसकी सहायक नदियां भी इसमें शामिल है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
नॉट वाला सवाल आ गया दोस्तों फिर से 50,000 के लिए आपका नॉट वाला सवाल है। और इस बार पिछली बार आपसे पूछा गया क्रिप्स मिशन, इस बार आपसे पूछा जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आपने सुना भी होगा, साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे, साइमन वापस जाओ, ये सारा जो है सब कुछ हुआ था। तो आपको बताना कि इसके बारे में क्या सही नहीं है। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है केम टू इंडिया इन 1932 यानी 1932 में भारत आया। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ 7 मेंबर मिशन लेड बाई आपके साइमन, लॉर्ड साइमन मेनली उनका नाम था। तो ये 7 सदस्यीय समिति थी जिसमें जो कौन लीड कर रहा था, तो साइमन लीड कर रहा था। तीसरा बोल रहा है इट रिकमेंड कॉमनल रिप्रेजेंटेटिव टू शेड्यूल क्लास कास्ट। इनफैक्ट मतलब देखो कि आप देखोगे कि जो है वहाँ पर अंग्रेज जो है फूट डालो राज करो पे बात कर रहे थे। पहले उन्होंने राज्यों को राज्यों से लड़ाया, फिर उन्होंने धर्म को धर्म से लड़ाया। उसके बाद जब इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर भी अलग अलग जातियों को भी भड़काना शुरू कर दिया और उनको भी अलग अलग तरीके से एक दूसरे से लड़वा रहे थे। तो साइमन कमीशन के बारे में बोला जाता है कि क्या इसने सांप्रदायिक आधार पे जो अनुसूचित जाति है, जिनको आज के टाइम में आप हरिजन बोलते हो, गांधी जी ने ये नाम दिया है हरिजन, यानी वैसे लोग जो हरि को प्रिय हैं, यानी विष्णु को प्रिय है। ठीक है, तो मेनली बोलता है कि साइमन कमीशन ने क्या ये रिकमेंडेशन दी थी कि सांप्रदायिक आधार पे इन हरिजनों को भी आरक्षण का फायदा दिया जाए। क्या ये तीनों के तीनों खासियत साइमन कमीशन की है? अगर है तो फिर आप जाएंगे डी के साथ, अगर तीनों में से कोई आपको गलत लग रहा है तो फिर आप उसके साथ जाएंगे। चलिए समय समाप्त करता हूँ और आपका सही जवाब होगा ए। साइमन कमीशन 7 सदस्यीय समिति थी, ये सही है। लॉर्ड साइमन इसके हेड थे, वो भी सही है। ये 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था, ध्यान से सुनिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1919 का कानून था उसको रिव्यू करने आया था, उसको 10 साल बाद उसको चेक करने आया था कि वो कानून सही ढंग से लागू हो रहा है या नहीं, क्या उसमें और कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो 19 के बाद इनफैक्ट 1917 में वो मसौदा था, तो ये 27 में वहाँ से पास हुआ था। भारत जो है ये 1928-29 में आ गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि साइमन कमीशन 1932 में नहीं, ये 28 और 29 के बीच में आता है, यानी 28 के नवंबर में आया और 29 के मार्च में चला गया था। ठीक है, तो आपका ये गलत हो गया, बाकी ये सारी चीज़ सही है। इसने बोला था कि अनुसूचित जातियों को भी आरक्षण दी जाए, जिसके आधार पर देखोगे तो गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर को भी यहाँ पर बुलाया गया था एज ए हरिजन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको इतिहास के पन्नों से याद रखनी पड़ेगी, खास तौर पे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए अगला सवाल, एक्सपोसैट, इस पर अलग से एक वीडियो भी आ चुकी है अपने इस चैनल पे, एक बार हमने पूछ भी दिया कि उसमें, तो मैंने बोला रिवीजन भी आज होना है। एक्सपोसैट जो मिशन है इसरो का, जो हमने 1 जनवरी को ही लॉन्च किया इसी साल, ये मेनली किसके बारे में आपकी जानकारी देगा? ब्लैक होल, पल्सर स्टार, क्या उनके बारे में, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में, या मंगल ग्रह के बारे में? इन चारों में से वो कौन सा चीज़ है, कौन सी खगोलीय पिंड है जिसके बारे में एक्सपोसैट मिशन आपको जानकारी देगा या जिसकी जानकारी वो इकट्ठा करेगा? ब्लैक होल्स, कृष्ण छिद्र, वैसा क्षेत्र जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जहाँ पर सब कुछ काला काला हो जाता है, जो प्रकाश तक को अपने अंदर से निकलने नहीं देता। जुपिटर ग्रह, बृहस्पति जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, वीनस जो कि सबसे चमकीला और सबसे सुंदर है, और मार्स जिस पे जीवन की संभावनाएं संभव है, जिस पे ऐसा माना जा रहा है कि जीवन फिर से बसाया जा सकता है। तो एक्सपोसैट इसमें से किसके बारे में बताएगा? जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं समय को समाप्त कर रहा हूँ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों एक्सपोसैट जो है, जो कि 1 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ है। ये आपका जानकारी देगा आपके ब्लैक होल्स के बारे में, पल्सर स्टार यानी जो छोटे छोटे स्टार जो मर जाते हैं तो उनके बारे में। और ये ऐसा आपका नासा के बाद, नासा का एक मिशन है आपका चंद्रा एक्सरे, उसके बाद ये दूसरा आपका जो है पोलर मीटर सेंटर आपका ऑब्जर्वेटरी है, ये याद रखिएगा। तो नासा के बाद दूसरा हम लोग देश हैं जो इस तरह के मिशन पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका मेरा एक्सपोसैट के बारे में एक अलग से एक वीडियो है इस चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर चलिए फिर से एक जो डिस्कशन वाला सवाल, रिवीजन कि विडाल टेस्ट यहाँ बोला जा रहा है। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट जो है किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी विडाल टेस्ट से किस बीमारी का पता लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है चिकन पॉक्स, मैरास्मस, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस।
बिल्कुल आज रिवीजन पर्पज से ही ये आपका एपिसोड है, ताकि आपको चीज़ें याद रहे और आप ज़्यादा फोकस के साथ चीज़ों को सुन सकें। चलिए बताइए, विडाल टेस्ट किस चीज़ को आपका पकड़ेगा, कौन सी बीमारी में ये विडाल टेस्ट किया जाता है, किस बीमारी का पता लगाएगी ये विडाल टेस्ट? चिकन पॉक्स, मेरास्मस, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को टीबी भी बोलते हैं दोस्तों। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ और अब हम लोग चलेंगे आंसर की ओर। आपका सही जवाब होगा यहाँ पर, वो होगा टाइफाइड। टाइफाइड का पता लगाते हैं हम लोग इससे। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हमने कल के वीडियो में ही बोला है। इसके लिए हम लोग करते हैं IgRA टेस्ट, ठीक है। एलिसा टेस्ट हम लोग करते हैं मेनली एड्स के बारे में। मेरास्मस और चिकन पॉक्स के लिए कुछ ऐसी टेस्ट होती नहीं है। ये आपका जो आपके बोन डेंसिटी है उससे भी मेरास्मस का पता चल जाता है, और चिकन पॉक्स तो इन्फेक्शन है, तो ये ब्लड सैंपल से भी, आपका CBC वगैरह से भी पता चल जाता है। तो विडाल मेनली यूज होगा आपका टाइफाइड के लिए। ट्यूबरक्लोसिस के लिए याद रखिएगा IgRA, और एड्स के लिए एलिसा टेस्ट। ये सारी चीज डिस्कशन हो रखी है। चलिए, अब मिश्र धातु, यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हुई संभवतः कि मैंने जो पीतल वाला डिस्कशन किया था, ब्रास वाला, तो लिखा तो मैंने सही था, बट डिस्कशन में शायद मैंने वहाँ पर हिंदी में कांसा बोल दिया था, जबकि कांसा बोलते हैं ब्रॉन्ज को, ठीक है। तो पीतल को ब्रास ही बोलते हैं, उधर लिखा हुआ सही था। फिलहाल समझिए कि ब्रॉन्ज यानी जो कांसा है, कांसा किसका मिश्र धातु है, ठीक है। आपके ऑप्शन है मिश्र धातु, तो आप समझ रहे हो ना, जो दो या दो से ज़्यादा धातुओं को मिला करके बनाते हैं, इसमें अनुपात निश्चित होगा दोस्तों। तो कांसा यानी ब्रॉन्ज जो है किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का, तांबा और सीसा का, मैग्नीशियम और फास्फोरस का, और निकेल और सिलिकॉन का। यानी इन चारों में से वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसको मिलाने पे हमको बनेगा आपका ब्रॉन्ज यानी कांसा, ठीक है। और ये संभवतः दुनिया की पहली मिश्र धातु है जो हम लोगों ने पता की थी। यानी ताम्र युग के बाद कांस्य युग ही आया था। तो बताना है आपको कि कांसा जो है किन दो से मिलकर बना है? तांबा, तांबा और टीन, तांबा और सीसा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, निकेल और सिलिकॉन। जल्दी से बताइए कि कांसा का निर्माण किन दो धातुओं से हुआ है? चलिए, समय समाप्त हुआ और आपके सही जवाब है आपका दोस्तों कॉपर और टीन। कॉपर और टीन आपका ये सही जवाब है, जिसको मिलाने से आपका तांबे का निर्माण हो, तांबा बोल रहा हूँ, कांसे का निर्माण हुआ है। तो याद रखिएगा। और ताम्र युग के बाद सबसे पहले आपका पाषाण युग आया था, पत्थर वाला, फिर आपका ताम्र युग आया, उसके बाद आप देखोगे तो कांस्य युग ही आया था, यानी कांसे की ही बात हुई थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इतिहास के हिसाब से। चलिए, 5 लाख के लिए आपका सवाल। लेक झील आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन हो रखी है इस पे। तो आपको बताना है कि इस बार कि भारत की सबसे बड़ी इनलैंड, यानी इनलैंड मतलब समझ लो कि जो देश के अंदर है, जो किसी किनारे पे नहीं है, जो देश के अंदर है, मतलब जिसके चारों तरफ जमीन है। तो बोल रहा है कि भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट यानी खारे पानी की झील बताना है आपको, ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और वो भी इनलैंड, जो किसी किनारे पे नहीं है, जिसके चारों तरफ जमीन है। तो बोल रहा है कि भारत के मुख्य क्षेत्र के अंदर जो है सबसे बड़ी इनलैंड लेक बताना है, वो भी कैसा? खारे पानी का। तो भारत के मुख्य भूमि में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बार बार बोल रहा हूँ, आपके ऑप्शन है डल झील, सांबर झील, बुलर झील और कांबर झील। इन चारों में से कौन सा वो सही जवाब है? जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, देश के अंदर, ठीक है, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, उसको बोलते हैं इनलैंड सॉल्ट लेक, यानी खारे पानी की। ये आपका मीठे पानी का नहीं है, नमकीन वाटर की है। भारत में बोलता है कि लगभग 60 से 62% जो इनलैंड सॉल्ट है, जो देश के अंदर जो नमक बनता है, वो इसी झील से बनता है। 2 साल पहले यहाँ पर बहुत सारे जो पक्षी हैं उनकी मृत्यु भी हुई थी किसी सूक्ष्मजीव के अटैक के कारण। तो आपको ये सारे कुछ देखने को मिल जाएगा। एक और हिंट दे दूं कि ये भारत के सबसे बड़े राज्य में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो झील है ये भारत के सबसे बड़े राज्य में देखने को मिलेगा। चलिए, समय समाप्त हुआ और इसका सही जवाब है सांबर झील। सांबर झील ये आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान में, और ये भारत की सबसे बड़ी इनलैंड यानी अंतर्देशीय आपका खारे पानी की झील है, याद रखिएगा। चलिए, आज का सेकंड लास्ट सवाल आपके लिए, और इजी पीजी सवाल फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी, यानी इनमें से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हाउस ऑफ स्नो बोलते हैं, यानी हिम का घर, ठीक है, बर्फ का घर, हिम का घर।
तो इसमें से किस राज्य को हिम का घर बोला जाएगा? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। इजी सवाल है कि इसमें से किसको हाउस ऑफ स्नो या होम ऑफ द स्नो, बर्फ का घर, हिम का घर बोलेंगे? महाराष्ट्र, हिमाचल, आपका जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। चलिए जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं समय को समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, और आपका समय समाप्त हुआ और इसका सही जवाब है आपका हिमाचल प्रदेश। बहुत ही इजी सवाल था कि हिमाचल प्रदेश आपका सही जवाब है, और हिमाचल प्रदेश में ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है, हिमाचल यानी वैसा घर, हिम का घर। ठीक है, आज का आखिरी सवाल और सिख धर्म से ही जुड़ा हुआ है, जो मैंने कल पूछा भी था कि विच सिख गुरु वेयर असैसिनेटेड बाई औरंगजेब। इसमें से कौन से वो सिख गुरु हैं जिनका कत्ल करवा दिया गया, किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब को जब ये समझाने गए तो औरंगजेब इनको समझ नहीं पाया, इनके ज्ञान को समझ नहीं पाया, और इन्होंने जो है उनके खालसा पंथ पे सीना रखने पे और उनके बिहेवियर के कारण जो है और इस्लाम विरोधी होने के कारण इनको कत्ल कर दिया। जबकि ये वहाँ पर औरंगजेब को अपनी चीज़ों को समझाने गए थे कि वास्तव में ये जो गुरु पद है वो किस चीज़ को है। तो गुरु पद समझाने कोई और गए थे। यहाँ पर आप समझिएगा कि तेग बहादुर का मर्डर यहाँ पर इन्होंने किया था। तो इसका सही जवाब होगा, मैंने बता ही दिया, इसका सही जवाब है आपका गुरु तेग बहादुर। ठीक है, मेरे मुंह से भी ये आपको निकल गया, तो याद रखिएगा औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को जान से मरवा दिया था दोस्तों। तो ये आपके 9 में सिख गुरु देखने को मिल जाएंगे। याद रखिएगा, कभी कभी आपसे ऑर्डर भी पूछता है कि कौन सा सिख गुरु थे, तो ये 9वें नंबर के गुरु नानक पहले सिख गुरु थे, गुरु अंगद दूसरे थे, और गोविंद सिंह 10वें और आखिरी थे। तो याद रखिएगा इस सारा चीज़ कि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवाया था। गुरु गोविंद सिंह को भी ये मारने भेजा था, बट गुरु गोविंद सिंह मिल नहीं पाए, तो इनके 2 बच्चे को जो है इन्होंने मरवा दिया था। उन्हीं 2 बच्चों की याद में हम लोग 26 दिसंबर को वीर बहादुर दिवस मनाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे सवाल पूछ चुका है। ठीक है, गुरु अंगद वो हैं दूसरे गुरु जिन्होंने आपका जो पंगत सिस्टम है, जो एक साथ आप देखते हो कि इस गुरुद्वारों में या कहीं भी जो लंगर व्यवस्था है, फ्री में जो खाना बांटा जाता है, वो गुरु अंगद के द्वारा ही किया गया। और गुरु नानक तो खैर सिख धर्म के पहले गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, और इन्होंने ही बोला था कि एक ओंकार सतनाम, यानी एक ओम ही वो शब्द है जो सच है, बाकी इस पूरी दुनिया में जितने भी आप देखो तो वो मोह माया है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। पर्यावरण, परिवार, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच आपका, और जय हिंद।